नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बड़े अच्छे होंगे। हम आज के सत्र में बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा है जुलाई में उसके ऊपर। लास्ट 45 डेज़ बचे हमारे पास में, मतलब जून पूरा बचा हुआ है और 15 एक दिन इसके मान लेते हैं। तो डेढ़ महीना हमारे पास में शेष रहा है। तो जब 45 डेज़ बच जाते हैं तो थोड़ा-सा कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आप पिछले साल भर से पढ़ रहे होंगे या 6 महीने से पढ़ रहे होंगे, उसकी प्लानिंग में और लास्ट 45 दिन की प्लानिंग में थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए। कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आखिर का जो समय होता है, 1 डेढ़ महीने का समय, वो बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और उस समय में, ऐसे समय जब परीक्षा से 1 डेढ़ महीना पहले का जो टाइम है, उसको ठीक से यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है। कुछ गलतियाँ ना हो, इसलिए हमें हर एक बिंदु का अच्छे से ध्यान रखना है। तो क्या-क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, तो मैं एक-एक पॉइंट को कवर कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए 45 डेज़ का टाइम है हमारे पास में, 500 अंक का पेपर है, जिसमें से 200 अंक फर्स्ट पेपर के हैं, जीएस है राजस्थान और उस वर्ल्ड का, और 300 अंक जो है वो आपके सब्जेक्ट के हैं। कुल 500 अंक है, और सारे में चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे एसएसटी हो। हमारे लिए यहाँ पे 2 चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती होती है 40% मार्क्स की, और दूसरी जो चुनौती होती है वो होती है चयन की। इस बार सीट भी ठीक-ठीक बढ़ गई है, अब 4000 के आसपास सीट भी बढ़ गई है। तो अब देखिए, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि कैसे भी करके पहले 40% अंक सिक्योर किया जाए, और उसके बाद में हमें सेफ हो जाने के बाद में फिर अपने स्कोर को थोड़ा अप किया जाए, ताकि हम चयन की सूची में आ जाए। अब ये जो रणनीति है 2 स्तरीय, ये दोनों हमें इस समय भी ध्यान रखनी है और परीक्षा हॉल में भी ध्यान रखनी है। इस समय भी हमें प्रयास करने की 40% कैसे करने हैं, और परीक्षा हॉल में भी प्रयास करने हैं कि 40% कैसे करने हैं। चूँकि आरपीएससी के इस बदलते पैटर्न को, हालाँकि पैटर्न तो क्या बदला, बट ठीक है, उसमें थोड़ा-सा गहराई लाना शुरू कर दिया। उन्होंने गैर महत्वपूर्ण चीज़ों को भी पूछना शुरू कर दिया है। हालाँकि महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण की परिभाषा तय करने वाले लोग भी हम ही थे। हम मतलब विद्यार्थी, लेखक, शिक्षक सारे। तो आरपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, तो हमें थोड़ा-सा सावचेत रहना है। ये ऐसा समय आया है कि 40% क्रॉस करके और फर्स्ट पेपर में 50-60% का स्कोर हो जाता है, तो अपने आप में बड़ा शानदार स्कोर माना जाता है। इस समय 100% के प्रयास करना मूर्खता ही है, क्योंकि हो नहीं पाएँगे, और सेकंड पेपर में भी ऐसा हो कि भई ठीक-ठीक अपना स्कोर हो जाए, तो ये प्रयास करने हैं। अब इस समय क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, हर परीक्षा से पहले भी मैं बताता हूँ और फिर से बताऊँगा, क्योंकि कई बच्चे नए जुड़ जाते हैं। पहली बात जो ध्यान रखनी है कृपया, वो ये कि इस समय अभी आपको बिल्कुल भी नया मटेरियल नहीं लाना है, बिल्कुल भी नई सामग्री नहीं लानी है। जो है उसी को पढ़िए, क्योंकि नई सामग्री लाओगे तो अब आप उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे, और बिना रिवीजन के कोई किताब काम की नहीं होती। इसलिए इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। जो भी आपके पास सामग्री है उसको आप बहुत ढंग से पढ़ लें 1-2 बार। दूसरी बात, इस समय आपका जो समसामयिक का पोर्शन है, जो फर्स्ट पेपर में आता है, समसामयिक अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन्स आते हैं, और 10 के 10 आपके भारत की समसामयिक है, आपके सॉरी राजस्थान की समसामयिक कोश में है। 20 अंक रह जाते हैं इसमें। ये बहुत अच्छा एक प्रकार से वेटेज है इसका, 20 मार्क्स का, क्योंकि 40% का मतलब क्या हुआ? 200 में से 80 अंक। 80 अंक लाने ज़रूरी है हर विद्यार्थी को, कैटेगरी को छोड़ के। तो 80 में से 20 अंक अकेला समसामयिक दे रहा है। तो समसामयिक आपको पढ़ना है मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है? जुलाई में चूँकि परीक्षा है, तो 10 जून तक आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ये 2026 तक का। तो इसको आपको पढ़ना है, फरवरी, जनवरी में फालतू समय मत खराब करना। इसके लिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने इसकी मार्च और अप्रैल की क्लास अपलोड कर दी है यूट्यूब के ऊपर। जून की भी कर दूँगा। ये 3 क्लासेस आप अच्छे से देख लेना। आपको 10 में से 7, 8, 9 क्वेश्चंस आराम से मिलेंगे। साथ ही मैं जून के अंदर 10 तारीख के आसपास मैं एक विशेषांक करंट अफेयर का, स्पेशली वरिष्ठ अध्यापक का सिलेबस उसमें कवर करूँगा। वो जारी कर दूँगा। मार्केट में हर शॉप पे आपको मिल जाएगा विशेषांक। वो पढ़ लेना और ये 3 कक्षाएँ देख लेना।
मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप समसामयिक में पिछड़ोगे नहीं, आप 70-80% सवाल समसामयिक में आराम से करोगे। इसके अलावा आपको जो अर्थव्यवस्था है, फर्स्ट पेपर में 5 क्वेश्चंस आते हैं और 5 ही इंडियन इकोनॉमी के आते हैं। तो इसकी मैंने 10-12 कक्षाएं जो है वो आपके यूट्यूब पे डाल रखी है और आप उनको अच्छे से पढ़ लोगे। उसकी मैंने पीडीएफ भी डाल रखी है शायद, तो मुझे लगता है इसमें भी आपके 3-4 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। तो ये 15 क्वेश्चंस इस दोनों के आते हैं, तो 15 में से 12-13 अगर हो जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 24-25 का काम तो यहीं हो जाता है, 80 लाने उसमें से। तो इनके लिए आपको बहुत अधिक भटकाव नहीं लाना है, अपना कंटेंट है। अगर अपना नहीं पढ़ रहे हो, कहीं और से भी पढ़ रहे हो, तो जहाँ से पढ़ रहे हो एक ही पढ़िए आप, ठीक है। हालांकि करंट में आप एक से अधिक भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मोस्टली खबरें रिपीटेड होती है, तो जैसे 10-15% एक्स्ट्रा मिलेगी तो ज़्यादा नहीं, बट इतना नहीं करना है कि आप डेली करंट की क्लासेस देखो या डेली करंट के आप बहुत ज़्यादा पढ़ लो, इतना मत करना, क्योंकि आपके पास में 2 पेपर है, तो 2 पेपर संभालने हैं। तो ठीक है, करंट को पर्टिकुलर आप एक टाइम दे दो, आधा पौना घंटा, और जो भी है एक क्लास देख ली या वीकली देख लिया, इतना कर लो। हाँ, छोड़ना भी नहीं है बिल्कुल, और हर दिन घंटों घंटों पढ़ना ऐसा काम भी मत करना, क्योंकि आपके पास में बहुत कुछ है। तीसरी बात, इस समय अभ्यास भरपूर करिए। अभ्यास का मतलब ये होता है कि आप 2-3 घंटे अगर ओल्ड क्वेश्चंस नहीं करोगे, या फिर टेस्ट सीरीज आपने कोई ले ली है, तो टेस्ट सीरीज के पेपर आप लेके आ जाओ घर पे, और घर लाके ऑफलाइन बैठ के आराम से उसको दो, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का कोई ज़्यादा सेंस रहता नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट पेपर अपलोड होते हैं, आप दूर जगह से ज्वाइन नहीं कर पाते, तो उसको प्रिंट करके घर लेके आ जाओ और घर बैठ के अच्छे से उसको डिस्कशन करो, उसका विश्लेषण करो। और ऑनलाइन पेपर देने की बजाय मुझे लगता है अब पेपर घर लाके जितने अधिक सोल्यूशन किए जाए उतना आपको फायदा होगा। अब आप मुझे कह सकते हो कि सर पैटर्न बदल दिया तो पुराने प्रश्न थोड़ी आते हैं। देखिए, हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं? हम प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते कि वो सवाल परीक्षा में हूबहू रिपीट होगा। प्रैक्टिस इसलिए की जाती है ताकि हमें प्रश्नों का नेचर समझ में आए कि कैसे पूछा जा सकता है। हमें समझ में आता है कि किसी प्रश्न का आंसर कैसे निकालना है। हमें समझ में आता है कि किसी भी ऑप्शन को कैसे फंसाना है। हमें पढ़ते वक्त गौर करना सिखा देता है कि किस तरह से हम चीज़ों के ऊपर गौर करें। तो जितना प्रश्न हम करेंगे उतना हमारा नॉलेज बढ़ेगा। प्लस जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, वो रेगुलर प्रश्न अटेंड करने से महत्वपूर्ण तथ्य हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। हमें चीज़ें बहुत बढ़िया से याद होनी शुरू हो जाती है। जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, कुछ लैंडमार्क होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो वो हमें याद हो जाते हैं। और वैसे भी 30-40% पेपर आजकल रिपीट भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो भी आपको पता है कि जितने सवाल ज़्यादा मिलाओगे, उतना एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा आपके पढ़े हुए का रिवीजन हो जाएगा, तीसरा आपको प्रश्न अटेंड करने आ जाएंगे, चौथा आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर आप प्रश्न नहीं करोगे इस समय, तो होगा क्या कि आप पढ़ कितना भी लो, लेकिन एग्जाम में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, लागू नहीं कर पाएंगे उसको। आपको लगेगा कि पढ़ा हुआ तो है, बट आपको उसका आंसर एकदम से नहीं निकल पाएगा। तो कोशिश करिए कि इस समय आप कम से कम 2-3 घंटे अच्छे से प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी किताबें अभी आती है, टेस्ट सीरीज भी मैंने बताई थी, आप PYQs बता दिए। एसएसटी में आप मेरी किताब देख सकते हो, जो अपनी राजकीर्ति से सामाजिक के लिए मैंने जारी कर रखी है। और साइंस के लिए आप जैसे जो केमिस्ट्री है और जो बायोलॉजी है, उसके लिए अपनी राजकीर्ति में ओम सिंह भाटी की अच्छी किताबें आती है उसने, और साथ में उनकी शिक्षण विधि की भी है वरिष्ठ अध्यापक के अंदर, विज्ञान के लिए। तो उनकी तीनों किताबें, मुझे लगता है कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और शिक्षण विधियों की 3 किताबें, टोटल मिला के 3 किताबें वरिष्ठ अध्यापक सेकंड पेपर के लिए, साइंस के लिए। आप उन किताबों से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस बंदे ने NCERT को बेस बनाते हुए काफ़ी अच्छा काम किया है। वो अपने राजकीर्ति पब्लिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो वो आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास में कोई ऑप्शन है तो आप उनसे भी देख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। तो अभ्यास, मेरा कहने का मतलब था, भरपूर कीजिए। डेली आप अपने शेड्यूल में लास्ट 45 डेज डेली शेड्यूल में 1-2 घंटे ऐसे डालिए जिसमें आप प्रैक्टिस कर सको, आप सवाल अधिकतम मिला सको। इसके साथ साथ में इस समय एक आपको और भी बात ध्यान रखनी, वो रखनी रिवीजन। कोशिश ये करिए कि 45 दिन में कम से कम आप 2 से 3 बार रिवीजन कर सको। देखो, जो लास्ट 10 डेज होंगे, लास्ट 10 to 15 डेज, उस समय आपको एक बार पूरा सब कुछ वो पढ़ लेना है जो आपने पूरी अपनी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी के दौरान पढ़ा था। और 30 दिनों में एक बार आपको
ये पढ़ लेना। तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि 2 बार आप रिवीजन कर लो, 30 डेज और 15 डेज का, ये कम से कम है। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो आप 3 बार भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। पर मैं ये मानता हूँ कि आपको 2 बार करना चाहिए। एक बार अभी 30 दिन का कर लो, एक बार पूरा जितना कुछ पढ़ा था उसको, और उसके बाद में लास्ट 15 दिन एक बार और उसको आप नज़रों से घुमा लीजिए। तो रिवीजन का प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद में चौथी बात जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि इस समय आपको दोनों पेपर को समुचित टाइम देना है। दोनों पेपर को टाइम देना है, क्योंकि हम क्या गलती करते हैं, हम कई बार दोनों पेपर को टाइम नहीं देते, हम किसी एक पेपर को लेके बैठ जाते हैं। कुछ बच्चे फर्स्ट पेपर को लेके बैठ जाते हैं, सेकंड नहीं पढ़ते। कुछ बच्चे सेकंड पढ़ना शुरू कर देते हैं, फर्स्ट नहीं पढ़ते। ऐसा मत करना। इस समय आप दोनों पेपर्स देखना। दोनों पेपर्स को समुचित टाइम का मतलब ये होता है, जैसे आपका फर्स्ट पेपर आउटस्टैंडिंग है, मतलब बहुत शानदार है, तो थोड़ा उसको कम टाइम दे दो। और अगर आपका सेकंड बहुत शानदार है, फर्स्ट कमज़ोर है, तो थोड़ा फर्स्ट को अधिक दे दो, सेकंड को कम टाइम दे दो। इसलिए मैंने समुचित शब्द लिखा है। तो समुचित टाइम दीजिए, बट देना ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आपका सेकंड इतना अच्छा है कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो, ऐसा भी मत करना, बट टाइम थोड़ा उसका रिड्यूस कर देना। प्लस इसके साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर की कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है, ताकि हमारा पहला काम ये था कि अपन 40% क्वेश्चंस कर लें। कैसे कर सकते हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे और समसामयिक को तो ढंग से करना। क्यों? क्योंकि अगर इसको ढंग से नहीं पढ़ा तो 15 में से एक भी प्रश्न अटेंड नहीं हो पाएगा, और इसको बहुत बढ़िया से पढ़ा तो 15 में से 10-12 क्वेश्चंस कट कटा के सही हो जाते हैं। पिछली बार जो मेरा एक एनालिसिस है, मैंने से जो भी स्टूडेंट मिले जो फर्स्ट पेपर में, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो भी डिस्क्वालीफाई हुए, उनसे जब मैंने बात करी ना, तो मैंने एक चीज़ कॉमन पाई, वो ये पाई कि इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे के 5 प्रश्न, करंट 10 प्रश्न सीरियसली नहीं पढ़े। लास्ट में 5-10 दिन पढ़ने की फॉर्मेलिटीज़ करी थी, तो 15 प्रश्न सीधे सीधे छूट जाते हैं। फिर आप क्या है कि बहुत अधिक कुछ कर नहीं पाते हैं। 15 प्रश्न छूटने का मतलब है कि 85 प्रश्नों पे आपकी दावेदारी है। तो 85 प्रश्नों की दावेदारी फिर कठिन पेपर में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तो आप इसको बहुत अच्छे से करना, इन दोनों भाग को। फर्स्ट पेपर में ध्यान रखना 40% कैसे किए जा सकते हैं। तो समसामयिक का पोर्शन, 3 महीने का करंट प्लस अर्थव्यवस्था, जो, और ये दोनों मैंने अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे निःशुल्क है, और इसकी किताब का भी मैंने बता दिया। इसके साथ में भूगोल का जो पोर्शन आता है उसको अच्छे से पढ़ा जा सकता है, क्योंकि भूगोल जो है वो ऐसा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जहाँ आप काफ़ी कुछ सही कर सकते हैं। चाहे वो विज्ञान का विद्यार्थी हो, चाहे वो मैथ का विद्यार्थी हो, चाहे वो कॉमर्स तो है नहीं इसमें, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे उर्दू का हो, ज्योग्राफी सब कर सकते हैं। और ये अब देखो, ज्योग्राफी, समसामयिक, अर्थव्यवस्था 3, प्लस बात आती है आपके मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान के तकरीबन 20 प्रश्न आते हैं। इसके बढ़िया से अभ्यास कीजिए। इसकी थियरियाँ आप ज़्यादा पढ़ने की बजाय इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और जो पॉइंट्स रटने वाले हैं उनको आप पेजेस वगैरह पे अगर आपने लिख रखे हैं तो उसको रटने वाले वो रिवीजन कर लो, और जो भी समझने वाली बात है उनका आप अभ्यास करना शुरू कर दो। तो अब आप देखिए 20 है, 15, 35 और आपके भूगोल में भी लगभग 15-18 सवाल आते हैं। तो आप सोचिए कि यहीं पे 40% का काम आपका हो जाता है। अगर आप ये 3 पोर्शन बढ़िया कर लेते हैं ना, तो साइंस वाला ये शिकायत नहीं कर सकता कि सर मेरे 40% नहीं हो गए, या हिंदी वाला ये नहीं कह सकता, क्योंकि इन तीनों पोर्शंस में 40 किए जा सकते हैं। अब देखिए आप, इसके बाद आपके ऑप्शन बचते हैं, देखो राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था और इतिहास, अब ये 2 पोर्शन बच गए, यही बचे ना, समसामयिक हो गया, जीके हो गया, और छोटा मोटा कोई और बचा होगा तो कोई इशू नहीं था। तो अब देखो, राज व्यवस्था और इतिहास, ये 2 बड़े पोर्शन बचे। अब जैसे इतिहास संस्कृति साथ में आ जाता है। अब यहाँ से आपको जैसे आधुनिक राजस्थान बढ़िया पढ़ लो, है ना, आर.पी. व्यास वगैरह से जैसे भी आपने पढ़ा है, और जैसे प्राचीन सभ्यता वगैरह बढ़िया पढ़ लो। राजवंश नहीं याद होते हैं तो छोड़ दो, पर राजवंशों में आप जिनके मुगलों के साथ में और जिनके सल्तनत के साथ में राजपूत मुगल संबंध और सहयोग रहे, उन राजाओं को बढ़िया पढ़ लो। तो क्या होगा कि राजवंश का सवाल भी सही हो जाता है। मध्यकाल में आप राजपूत मुस्लिम संबंध अच्छे से पढ़ लो, और साथ में मेन शासक हुए हैं, जैसे आप मेवाड़ चले जाओ तो कुंभा को पढ़ लो, ये संबंधों के अलावा कुंभा को पढ़ लिया,
इसके अलावा जैसे आप इसमें जयपुर चले गए तो वहाँ सवाई जय सिंह की उपलब्धियाँ वगैरह, जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ वो पढ़ लो। जोधपुर आ गए तो जसवंत सिंह के बारे में पढ़ लिया या अजीत सिंह के बारे में थोड़ा पढ़ लिया। या जैसे आप मतलब इस तरह से एक एक दो दो मैन जो शासक हुए उनकी थोड़ी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ वगैरह पढ़ लो। और साथ में आपको क्या पढ़ लेना है कि मुगलों के संबंध और राजपूतों के साथ में जो संबंध रहे, जो मुसलमानों के साथ जो संबंध रहे, उन शासकों को, जैसे महाराणा प्रताप है, महाराणा सांगा है और अमीर है, ये सारे के सारे बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। मध्यकाल में आधुनिक पूरा ही बढ़िया से देख लो, 4 टॉपिक की है। और प्राचीन में सभ्यताओं को ठीक से देख लो, तो आधुनिक राजस्थान इतिहास हो जाता है। और फिर आपकी राज व्यवस्था बचती है। राज व्यवस्था में राजस्थान की पॉलिटी ठीक से देख लो। और इंटरनेशनल जो आपके फॉरेन पॉलिसी वगैरह, उसको थोरोली ऊपर ऊपर से एक बार चेक कर लो, ताकि क्या है कि कोई सिंपल प्रश्न आया सही हो जाएगा, बहुत कठिन आया तो वैसे भी उसका सवाल सही नहीं होना। तो कुल मिला के आप ऐसे टॉपिक टारगेट कर सकते हो पॉलिटिकल्स में। और अब क्या ये बात हर व्यक्ति के ऊपर अलग तरीके से लागू होती है। जैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो उनको इतिहास संस्कृति में दिक्कत नहीं है, और जैसे कोई साइंस के विद्यार्थी है तो उनको इतिहास में दिक्कत रहती है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो 3 पोर्शन है ना, इसको तो सारे ही बच्चे सही कर सकते हैं। इसके लिए कोई, अब जैसे हिस्ट्री वालों के लिए भी वो वैसा ही है जैसा पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए, जैसा ही वो सबके लिए ऐसा ही है। तो इन तीनों को बढ़िया कर लो। ये 3 आपको 40% वाली रणनीति में पार करवा देंगे। फिर चयन वाली रणनीति में यहाँ से आप 10-15 सवाल और निकाल सकते हो बढ़िया से। तो आपको केवल मेहनती नहीं होना होता, पास होने के लिए आपको थोड़ा स्मार्ट भी होना पड़ता है। आपको थोड़ा सेलेक्टिव भी होना पड़ता है कि किन चीज़ों को छोड़ना है, किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा काम करना है। तो फर्स्ट पेपर में इस तरह से रणनीति बना के 45 डेज बचे हैं, तो आप उसको बढ़िया से यूटिलाइज करिए। 2-3 घंटे रेगुलर दीजिए। अगर किसी का कमज़ोर है तो थोड़ा अधिक टाइम दीजिए। इसके बाद बात आती है दोनों पेपर पढ़ने में सेकंड पेपर की। तो जैसे मॉर्निंग का सेशन आपने फर्स्ट पेपर को दे दिया, जैसे जिसका जो पोर्शन कमज़ोर है उसको वो मॉर्निंग में रखना। जैसे किसी का सेकंड कमज़ोर है तो सेकंड मॉर्निंग में रखना, फर्स्ट कमज़ोर है तो फर्स्ट मॉर्निंग में रख लेना, जैसा आपका हो। अब बात आती है सेकंड पेपर की। सेकंड का कंटेंट आपके पास है ऑलरेडी, और कोशिश करना कि वो पेपर आपको लीड दिलाएगा, वहाँ से आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। तो सेकंड पेपर का जो भी कंटेंट है आप उसको बराबर रिवीजन है वो लगातार करते रहिए, और जितना अच्छा रिवीजन करोगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, उतना बढ़िया होगा। मैं ये मानता हूँ कि 100% तैयारी भली मत हो, लेकिन आपने अगर 90% की तैयारी भी बहुत अच्छे से करी है तो इसमें से भी आपका चयन हो जाता है। आप पिछले परिणाम देख सकते हैं, इस बात के गवाह है कि जो बच्चे समझदार थे, जिन्होंने 40% वाला ध्यान रखा है कि पहले मुझे 40% का मामला पार करना है, उसके लिए रणनीतिक तैयारी की क्या रणनीति रखनी है, पेपर हॉल की क्या रणनीति रखनी है, कौन से सवाल मुझे अटेंड करने हैं, कहाँ मुझे रिस्क नहीं लेनी है, ये सारी बातें जिसने भी दिमाग में रखी वो बच्चे ईजिली सिलेक्शन ले गए। और जिन बच्चों ने मूर्खताएं करी कि प्रश्न मुझे आ नहीं रहा है तो मैं तुक्के मार देता हूँ, मैं सारी कर लेता हूँ, इससे क्या होगा? इससे आप बाहर भी हो रहे हैं, साथ में आपको अपना स्कोर भी पता नहीं चल रहा है कि आपका वास्तविक स्कोर क्या बन रहा है। क्योंकि तुक्के ठोकने से तो क्या होता है कि सिलेक्शन तो होता नहीं है। इसलिए इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। 45 दिन का टाइम इतना अच्छा समय है कि इसमें आप कोई भी बच्चा जिसने 4-5 महीने भी ढंग से पढ़ा है वो सिलेक्शन ले सकता है। और 45 दिन इतना पर्याप्त समय है कि अगर आपने पहले साल भर तैयारी की और लास्ट 45 डेज नहीं पढ़े तो आप फेल भी हो सकते हैं। ये तय करता है, ये समय अवधि तय करती है कि आपका सिलेक्शन होगा कि आप बाहर हो रहे हो। इसलिए इस समय को बहुत सीरियस लेना। कृपया करके इन 45 दिनों में आप सारी दुनिया से अलगाव कर पैदा कर देना। आप बिल्कुल अलग हो जाना दुनियादारी से, ना मोबाइल, ना लाइब्रेरी, ठीक है, अपने काम की चीज़ें थोड़ी-थोड़ी देखते रहो, बाकी ऐसे ग्रुप्स वगैरह सारे लेफ्ट कर दो। और लाइब्रेरी में डिस्टर्ब हो रहा है तो रूम में पढ़िए, लाइब्रेरी चेंज कर दीजिए। अब ये स्थान परिवर्तन मत करना, क्योंकि स्थान परिवर्तन करोगे तो जैसे बाड़मेर से जयपुर चले जाओ लास्ट 45 दिन के लिए, तो फिर आपका 5-7 दिन का टाइम यूं ही खराब हो जाता है। इसलिए लास्ट में आप बिल्कुल एकांत में जाइए, क्योंकि अंत में क्या होगा कि कई बच्चे ऐसे भी आएंगे, कहेंगे कि परीक्षा आगे बढ़ेगी, ये वो फालतू बात है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनकी बातों में आके अपना टाइम मत खराब करना। आप 45 दे दीजिए, क्योंकि आपका परिणाम क्या रहना ये नियति में लिखा हुआ है। हमें सिर्फ मेहनत करनी है, हम मेहनत करके अपनी नियति को बदल सकते हैं। और इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि माँ सरस्वती अपना ऋण नहीं रखती। आप 45 दिन को 90 दिन में कन्वर्ट करना। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जितनी आप मेहनत कर सकते हो, जैसे आप 6-7 घंटे कर रहे हो तो 14 घंटे करिए। आप 45 दिन को 90 दिन में कन्वर्ट करोगे तो रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा, तय बात है। अगर आप 45 दिन को 90 दिन की बजाय आप 15 दिन में कन्वर्ट करोगे, मतलब आप पढ़ाई कम करोगे, तो निश्चित तौर पे आप पास होना बहुत मुश्किल होता है। आपको भाग्य के भरोसे रहना पड़ सकता है। इसलिए जान लगा के मेहनत करिए, रात दिन एक करिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए
और बाकी सारी चीज़ों से दूर हो जाइए। निश्चित तौर पे आपकी सफलता आपको मिलेगी। मैं ऐसी शुभेच्छा रखता हूँ, शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। खूब मेहनत करिए और अब हम लास्ट वापस मिलेंगे परीक्षा से 2-4 दिन 5 दिन पहले कि लास्ट में 5-7 दिन कैसे मैनेज करना है। तब तक आप खूब सारी मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।